वेलकम बैक गाइस। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेजरी ऑफ नॉलेज में। मेरा नाम है विजय और आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बीएड का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड को हम आज डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है आपका, यदि आपके कुछ छात्र कॉलेज परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड है सॉल्व करना है तो आपको एक टीचर एटीट्यूड के साथ में ही जो है टीचिंग को ये जो क्वेश्चंस है इसको सॉल्व करना होगा। और 40 नंबर का ये पूरा पोर्शन आता है एचपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपकी सिलेक्शन के रिगार्डिंग, क्योंकि 40 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं और लेंथी होते हैं। इनको पढ़ना भी पूरा होता है। पहले तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना होता है, ऑप्शंस को पूरा पढ़ना होता है, फिर क्लिक करना होता है ऑप्शन पे, सही ऑप्शन पे। क्योंकि यदि आप 4 ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे पूरे तो आपको पता नहीं चलेगा इनमें से कौन सा जो आंसर है सही है। तो ये लेंथी हो जाता है 40 नंबर का पोर्शन, इसको थोड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट में तो ऐसी परिस्थिति भी बन जाती है कि जो सर्कल करना रहता है ओएमआर शीट पर वो भी करना जल्दी जल्दी करना पड़ता है, कई बार नहीं भी हो पाता है। तो इसको थोड़ा हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे और डिटेल में समझेंगे भी कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे जो है आंसर को टिक किया जाता है और कैसे जो है इसमें से सही आंसर को फाइंड किया जाता है। तो इसका जो पहला ऑप्शन था प्रिंसिपल को रिपोर्ट करनी चाहिए। ऑप्शन बी था अपने माता पिता को रिपोर्ट करनी चाहिए। अपने नहीं है यहाँ पर, माफ़ी चाहूँगा, ये यहाँ पर है उनके माता पिता को रिपोर्ट करनी चाहिए। जिन स्टूडेंट्स की बात हो रही है, जो स्टूडेंट्स जो है आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, मतलब आप टीचर हैं और आपके स्टूडेंट्स जो आपके साथ गलत बिहेव कर रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए कि उनके माता पिता को रिपोर्ट करनी चाहिए। ऑप्शन बी में उनके माता पिता को रिपोर्ट करनी चाहिए, ऐसा है, ना कि अपने। अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करना चाहिए। इन लोगों के खिलाफ अन्य शिक्षकों को संगठित करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप लोगों को ऐसे प्रश्न सॉल्व करने हैं तो एक जो की पॉइंट है कि आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर देना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर का होता है कि मोस्ट सकारात्मक आंसर देना है। ऐसा आंसर देना है जिसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो स्टूडेंट्स पर ना पड़े। मान लेते हैं कि हम उनके माता पिता को रिपोर्ट कर देते हैं, आप टीचर हैं और आप उनके माता पिता को रिपोर्ट करते हैं, तो हो सकता है कि उनके माता पिता जो उनको डांटे तो इससे वो मेंटली हरास हो जाएंगे। तो आपका ये एक्शन गलत हो गया, मतलब स्टूडेंट्स पर गलत इम्पैक्ट पड़ा। उनको डांटे, वो मेंटली हरास हो गया, वो आगे पढ़ने की उनकी इच्छा नहीं हुई, इधर उधर चले गए, तो ये गलत इम्पैक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है ये गलत हो जाएगा। आप उनके माता पिता को शिकायत रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करनी चाहिए। ऑप्शन ए क्यों गलत है? ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि ये आपका मैटर है और आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पर इसको जो है सॉल्व करना चाहिए। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ऐसा नहीं करते कि अपनी प्रॉब्लम को किसी और को डिलीवर कर देते हो। तो वो जो प्रॉब्लम है वो आप खुद ही सॉल्व करते हो और आपकी टीचिंग एज ए टीचर आपकी प्रॉब्लम जो हो आपको अपने तरीके से सॉल्व करनी आनी चाहिए। तो ये भी गलत हो जाता है। अगर हम बात करें कि इन लोगों के खिलाफ अन्य शिक्षकों को संगठित करना चाहिए, तो ये तो पूरी तरह से ही गलत है। ये तो कोई वायलेंस जो है शो कर रहा है, ऑप्शन डी। तो इसका जो सही आंसर है वो है इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ऑन करेक्टर एंड स्कॉलरशिप। अपने चरित्र और विद्वता से उनके व्यवहार में सुधार करना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, अपने जो व्यवहार से जो है उन बच्चों में आप लोगों को चेंजेस लाने चाहिए। अपने विवेक के साथ में, अपनी विद्वता के साथ में, अपनी इंटेलिजेंस के साथ में, अपने व्यवहार के साथ में, सकारात्मक व्यवहार की बात हो रही है, तो उसके साथ में जो है आप लोगों को उनके व्यवहार में चेंजेस लाने की कोशिश करनी चाहिए। उनके व्यवहार में, अपने व्यवहार से उनके व्यवहार को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए एज ए टीचर। तो ये ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इन प्रश्न को जो है वो हैंडल करना होता है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये रिपीट भी हो जाते हैं, तो अच्छी तरह से इनको जो है आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक होना चाहिए, ए टीचर शुड बी ऑनेस्ट, डिलीजेंट, ड्यूटीफुल या पंक्चुअल। ईमानदार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, कर्तव्यशील होना चाहिए, समयनिष्ठ होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में देखिए सभी जो ऑप्शंस है वो सकारात्मक है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि एक टीचर को तो ईमानदार भी होना चाहिए, एक टीचर को मेहनती भी होना चाहिए, एक टीचर को कर्तव्यशील भी होना चाहिए और एक टीचर को समयनिष्ठ भी होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए। अब इन ऑप्शंस को हम बारी बारी से डिटेल में चेक करते हैं। जैसे कि ऑप्शन डी देख पा रहे होगे आप लोग, पंक्चुअल, समयनिष्ठ। तो
जाहिर सी बात है, एक टीचर की क्लास अगर 10 बजे है तो उसको 10 बजे ही क्लास में पहुंचना चाहिए और 10 बजे ही क्लास लेनी चाहिए। मान लेते हैं वो 10:20 पे पहुंचता है और उसकी क्लास 10:30 बजे तक थी, तो बच्चों का 10 से लेकर 10:20 बजे तक का जो क्वालिटी टाइम है, जिन उस समय में जो उन्होंने नॉलेज गेन करना था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। तो इसलिए समयनिष्ठ होना भी एक सही बात है, टीचर को होना ही चाहिए। मेहनती भी होना चाहिए टीचर, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, उसके पूरे लेसन प्लान बना के जाना चाहिए, उसको कैसे मतलब टीचिंग एड वगैरह आप लोग समझते ही है, समझाने के लिए ले जानी चाहिए, चार्ट ले जाने चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे से समझ आए। एक टीचर ईमानदार भी होना चाहिए, अगर टीचर ईमानदार होगा तो बच्चों पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा उनके सकारात्मक व्यवहार का। तो इस सारे ऑप्शन सही है, लेकिन इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की मैंने बात की है कि अगर आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन सही करना है, 40 में से मैक्सिमम मार्क्स जो है गेन करने हैं, तो उसमें आप लोगों को देखना होगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका ड्यूटीफुल, कर्तव्यशील जिसको कहते हैं, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। हालांकि यहाँ पर एचपीयू बीएड जो एंट्रांस एग्जाम था पिछले पिछले साल का मैं कवर करवा रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन, इसमें जो है यहाँ पर ब्यूटीफुल और सुंदर ऑप्शन दिए गए थे। आई थिंक इनकी टाइपिंग मिस्टेक थी, हो सकता है इस बार ये करेक्ट कर दे। तो ब्यूटीफुल था ये, इन्होंने ब्यूटीफुल लिख दिया था। एक टीचर का सुंदर होना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है, टीचर की सुंदरता उसके ज्ञान से और उसके व्यवहार से झलकनी चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम बात करें समयनिष्ठ का, मैंने बता दिया है। अगर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग, जैसे कि ऑप्शन वही दिए थे, मान लेते हैं कि यहाँ पर कर्तव्यशील या ब्यूटीफुल नहीं दिया गया है, ब्यूटीफुल ही रखते हैं, तब इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर समयनिष्ठ होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। हो सकता है कि इस बार ये ऑप्शन अगर आ जाए क्वेश्चन तो ऑप्शन चेंजेस भी मिल सकते हैं। तो ड्यूटीफुल ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है इसका। कर्तव्यशील होना चाहिए एक टीचर। कर्तव्यशील क्यों होना चाहिए कि अगर वो उसको अपनी ड्यूटी का पता है कि वो टीचर है, उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी अपनी सेंसिटिविटी है टुवर्ड्स दी स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स दी छात्र, टुवर्ड्स दी नेशन, वो एक समाज को तैयार कर रहा होता है। अगर उसको अपनी कर्तव्यशील और अपनी ड्यूटीफुल है वो टीचर, तो ज़्यादा बेस्ट है, वो ज़्यादा बेस्ट टीचर है। तो वो पंक्चुअल भी होगा, ईमानदार भी होगा, समयनिष्ठ भी होगा। अगर कोई टीचर ड्यूटीफुल है तो सारे जो इसमें करेक्टर है वो किस में आ जाते हैं, कर्तव्य ड्यूटीफुल में आ जाते हैं। तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आंसर जो था वो था आपका ड्यूटीफुल, कर्तव्यशील। उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। आपको पेपर में प्रश्न में ऐसे ही लॉजिक लगाने हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस जरूर शो करिएगा। मैं बार बार बोलता रहता हूँ। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ना बेहतर है क्योंकि एट प्राइमरी लेवल इट इज़ बेटर टू टीच इन मदर लैंग्वेज बिकॉज। आप लोगों को पता ही है आजकल जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि छोटे बच्चों को जो वो अपनी मातृभाषा में ही पढ़ाया जाए, क्योंकि ये इससे मातृभाषा में पढ़ाने से क्या होता है, अपनी लोकल लैंग्वेज से, मातृभाषा से, कि बच्चे अच्छा ग्रैप्स कर पाते हैं, नॉलेज को अच्छे समझने की कोशिश करते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं कि अच्छा ये चीज़ें ऐसी होती है। तो एक टीचर को भी ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए और ये बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करता है। ऑप्शन था ए। बी था ये सीखना आसान बनाता है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी है ये बौद्धिक विकास में सहायक है और ऑप्शन डी है ये बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में मदद करता है। तो ओबियसली एक बच्चा अपने आसपास के एनवायरनमेंट में है और उसको उसी की लोकल लैंग्वेज में वो जो बोलता है उसी में अगर हम नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, तो उसको ज़्यादा आसानी होगी उसे पढ़ने में, उसे समझने में भी ज़्यादा आसानी होगी और वो रुचि भी लेगा। तो इसका जो तो वो क्या हुआ, अपने एक प्राकृतिक जोन में होता है, वो अपने एक नेचुरल जो एटमोसफेयर होता है उसी में होता है, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। एक बच्चा होता है, एक बच्चे को सीधे उठा के उसकी लोकल लैंग्वेज से इंग्लिश दिलवाई जाती है तो उसको बड़ा टफ लगता है कि इंग्लिश पढ़ने उसको ग्रैप्स करने में, समझने में तो टफ हो जाता है बच्चे के लिए। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन डी, इट हेल्प्स चिल्ड्रन इन लर्निंग इन नेचुरल एटमोसफेयर। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो जाता है तो समझा जा सकता है कि सिस्टम विफल हो गया है, शिक्षक की विफलता है, पाठ्य पुस्तकों की विफलता है, व्यक्तिगत छात्र की विफलता है। यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। जैसे कि शिक्षक की विफलता, ऑब्वियसली एक स्टूडेंट को एक टीचर ही पढ़ाएगा, तो ये भी ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि सही हो सकता है। पाठ्य पुस्तकों की विफलता, पुस्तकें भी जो है उसमें जो नॉलेज है
वो जो डिलीवर किया जा रहा है वो गलत हो सकता है, बच्चे को समझ नहीं आ सकता है, या पढ़ाने का तरीका वो गलत हो सकता है। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों को सही लग रहा होगा। ऑप्शन डी है व्यक्तिगत छात्र की विफलता। देखिए इसमें दो ऑप्शन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहे हैं। एक ऑप्शन डी व्यक्तिगत छात्र की विफलता। अच्छा, मैं पहले इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि व्यक्तिगत छात्र की विफलता जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट कैसे बन रहा है। तो ये ऐसे बन रहा है कि बच्चा जो है, हो सकता है उसको किसी प्रकार की मानसिक दिक्कत हो, या वो उस जोन को जो वो उस जब क्लास लगाने जा रहा है, वो अपनी कक्षा में बैठा है तो उसको माहौल को वो अडॉप्ट नहीं कर पा रहा हो, एंग्जाइटी हो रही हो, स्ट्रेस ले रहा हो, डर रहा हो, फियर फील कर रहा हो, तो व्यक्तिगत तो अच्छे से वो नॉलेज ग्रैप्स नहीं कर पा रहा हो, शायद हो सकता है। तो व्यक्तिगत छात्र की विफलता भी हो सकता है कि वो फेल हो गया है। अगर एक छात्र की बात की जा रही है तो व्यक्तिगत छात्र की विफलता भी अप्रोप्रिएट आंसर है। लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें है सिस्टम विफल हो गया। मतलब कि देखिए सिस्टम जो शब्द लगा दिया है ये ऑप्शन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। सिस्टम में आपका सब कुछ आ जाएगा, जैसे पाठ्य पुस्तक आ जाएगी, टीचर आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, पूरा सिस्टम। तो वो उन सब मिलकर जो है वो टीचर उस स्टूडेंट को जो है अच्छी से मतलब उस माहौल में रखना चाहिए था। उसकी जो भी प्रॉब्लम थी जिस वजह से वो बच्चा फेल हुआ, उसको कैटर करना चाहिए था। तो इसका जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिस्टम विफल हो गया है। सिस्टम की विफलता की वजह से वो छात्र फेल हो गया है। तो ऐसा भी ये जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम शब्द लगा दिया है। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि सिस्टम में क्या क्या आता है। तो सिस्टम में तो सब कुछ ही आता है, आपका पाठ्यक्रम आ जाएगा, आपका टीचर्स आ जाएंगे, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, पूरा जो स्कूल डेकोरम है वो पूरा आ जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सीखने के उद्देश्यों का अर्थ है सीखने का अनुभव। ऑप्शन ए। सीखने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जब हम सीख रहे होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? सीखने का अनुभव मतलब हमें लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेंगे, सीखने के से मिलते हैं। बी, संक्षिप्त परिणाम, मतलब इससे जो है एक डिटेल हमारे पास परिणाम आएगा, आउटकम्स आएगी। एकेडमिक उपलब्धि, एकेडमिक अचीवमेंट्स मिलेगी, मतलब हम सीखेंगे, हम मान लेते हैं कि हम सीखते हैं, फर्स्ट पोजीशन लेते हैं, सेकंड पोजीशन लेते हैं, थर्ड पोजीशन लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगी? अचीवमेंट्स मिलेगी, या कहीं जॉब पर पहुंचेंगे। ऑप्शन डी है इच्छित सीखने के परिणाम। तो मोस्ट जो इसमें अप्रोप्रिएट आंसर है वो है इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स। इंटेंडेड लर्निंग आउटकम्स, इच्छित सीखने का परिणाम जो है इसका जो है रिजल्ट, उद्देश्य होता है। सीखने के उद्देश्य पूछे जा रहे हैं, ना कि रिजल्ट पूछा जा रहा है। तो उद्देश्य क्या होते हैं? सीखने के उद्देश्य। इच्छित सीखने के परिणाम जो है इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट और स्ट्रॉन्ग आंसर है, क्योंकि इससे जो आप लोग बाय बिल मतलब अपने आप से खुद से सीखने के जो है सीखने में जो सक्षम होते हैं। तो सीखने के उद्देश्यों का अर्थ होता है इच्छित सीखने के परिणाम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षण के किस स्तर में शिक्षार्थी को अवधारणाओं के सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरणों के बीच लंबे समय तक भेदभाव करने का अवसर मिलता है? जब इन विच लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के किस स्तर पर द लर्नर गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्क्रिमिनेट एट लेंथ बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट। आपको जो नकारात्मक और सकारात्मक उदाहरणों के बीच में एक डिफ्रेंशिएट कर पाते हो, तो कौन से लेवल पर कर पाते हो टीचिंग के? आप लोग ऑप्शन ए है मेमोरी लेवल पर, ऑप्शन बी है अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, ऑप्शन सी है रिफ्लेक्टिव लेवल पर मतलब चिंतनशील स्तर पर, और ऑप्शन डी है ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पर मतलब स्वायत्त विकास स्तर पर, खुद से जो आप लोग डेवलप कर रहे हो। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल पर जो है वो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक भेदभाव जो है उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं आप लोग कब? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अंडरस्टैंडिंग लेवल का मतलब है कि आप लोग सही और गलत को डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। फॉर एग्जांपल, आप बच्चे को एक फिजिकल पनिशमेंट कर रहे हो, तो आप लोगों को टीचर को पता होना चाहिए कि ये नकारात्मक है, नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप बच्चों को मारेंगे तो बच्चे डरेंगे, हो सकता है वो उनके मेंटली ज़्यादा इफेक्ट कर दे और वो स्कूल पढ़ने नहीं आए। तो इससे एक बच्चा जो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब एक जो पौधा है उसको आपने पानी नहीं दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसी प्रकार से आपने उसे फिजिकल जो पनिशमेंट दी, डंडे से मारा हाथ में, तो वो क्या हुआ? वो ग्रो नहीं कर पाया। तो ये नकारात्मक है। अगर आप उसको थोड़ा इन्फ्लुएंस करते, थोड़ा मोटिवेशन देते,
अच्छी से गाइडेंस प्रोवाइड करते तो नो डाउट वो आगे पढ़ता, अच्छे से पढ़ता, हो सकता वो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट करता। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है इनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करना कौन से स्तर पर आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आता है, आपके अबोध स्तर पर आता है, आपकी इंटेलेक्चुअल लेवल पे आता है। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था ऑप्शन बी, और बी ही इसका सही आंसर है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस कंसेप्ट को भी। छात्र केंद्रित कक्षा का अर्थ है स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम इज मीन फॉर। तो आप लोगों को लग रही होगी कि ये टर्म ही कुछ डिफरेंट है कि स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम क्या होते हैं। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये बीएड का ही है, बीएड सिलेबस का जो आप लोग आफ्टर बीएड करेंगे अब। तो व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना मतलब कि एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, शिक्षक उन्मुख व्याख्यान को कम करना मतलब रिड्यूसिंग टीचर ओरिएंटेड लेक्चर, पिछले ज्ञान को याद करना रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज, और पूरी कक्षा को शामिल करना एंगेजिंग द एंटायर क्लास। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्योंकि हर सभी में, अब आप लोगों को बता देता हूँ मैं सबसे पहले व्यक्तिगत मतभेद क्या होते हैं, एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, जैसे हम सभी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, सोचने में, काम करने में, अपने विचारों में, हर जगह पे अलग अलग होते हैं। फिजिकल इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, और बहुत से अलग अलग प्रकार के, जैसे कोई एक्सट्रोवर्ट होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है। ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, व्यक्तिगत अंतर जो जिसको हम कहते हैं। तो अगर हम इसको कैटर कर पाएँ, इसको एड्रेस कर पाएँ, तो जो क्या है, इससे क्या होता है, छात्र केंद्रित जो स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है वो इसको ही बोल सकते हैं कि एड्रेस कर पाना, सभी को एक साथ पढ़ाना, उनकी जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उनको कैटर करना और उनको नॉलेज डिलीवर करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट और एक आइडियल सिचुएशन बन जाती है क्लासरूम में। इसलिए जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था स्टूडेंट सेंट्रिक क्लासरूम का मतलब व्यक्तिगत मतभेदों को संबोधित करना, उनके एड्रेसिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जो है वो उनको एड्रेस किया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग इसको समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति विज्ञान जो स्वयं और पर्यावरण के साथ समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है कहलाता है ए सिस्टमैटिक साइंस विच प्रोवाइड्स रूल्स, लॉज एंड प्रिंसिपल फॉर अचीविंग एडजस्टमेंट विद सेल्फ एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड। एक्चुअली ये थोड़ा सा डीप कंसेप्ट है, इसको हमें अच्छे से समझना होगा। मोटिवेशन मिलती है उसको, बी क्या कहलाता है वो, उसको मेंटल हाइजीन कह सकते हैं हम, या ऑप्शन सी लर्निंग सीखना कह सकते हैं उसे, या कन्फ्लिक्ट कुंठा कह सकते हैं उसे, क्या कहते हैं उसे। देखिए पहले हम शब्दों पर फोकस करते हैं कि क्या बताया गया है। एक बताया गया है रूल, एक बताया गया है लॉ, और एक बताया गया है प्रिंसिपल। तो इन सब को जब एक व्यक्ति एडजस्टमेंट करता है, अचीव करता है और एक माहौल में, एनवायरनमेंट में सेट कर लेता है, तो इससे क्या होता है, इसकी मेंटल हाइजीन जो है वो इम्प्रूव होती है। मान लो आपने सकारात्मक तरीके से आपने पूरा सेट रखा कि मॉर्निंग इतने बजे उठना है, इतने बजे फ्रेश होना है, इतने बजे पढ़ना है, इतने बजे खाना खाना है, आपके पूरे रूल्स है, लॉस है, इतने बजे मेरे को रिलैक्स करना है, आराम करना है, इतने बजे मैंने खेलना है। तो ये जब आप लोग सेट कर लेते हो, इससे क्या होता है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है उसको एक सकारात्मक तरीके से हम देखा जा सकता है। जैसे कि मानसिक स्वच्छता कह सकते हैं हम, अपने माइंड को अपने पूरे तरीके से सेट रखा है किसी प्रकार। इससे क्या होगा, मेनली आप लोग स्ट्रेस नहीं होगे, एंग्जाइटी नहीं होगी, आप लोगों को डिप्रेशन नहीं होगा, आप लोग हैप्पी रहेंगे और अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएंगे। जिससे क्या होता है कि आपकी ये जो शब्द है ये आप लोगों की मानसिक स्वच्छता का काम करते हैं, मतलब मेंटल हाइजीन, स्वच्छता शब्द नहीं है वैसे, हाइजीन बोल सकते हैं इसको, जो आपकी मानसिक स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टीचिंग इज डिफाइंड एज, शिक्षण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। शिक्षण क्या होता है, टीचिंग क्या होती है। ऑप्शन ए सीखने की सुविधा, ऑप्शन बी शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण और छात्रों द्वारा इसको ग्रहण करना, पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन डी शिक्षकों द्वारा ज्ञान प्रसारण। तो देखिए ऑप्शन बी को देखते हैं, अगर हम शिक्षकों द्वारा ज्ञान को प्रसारण और छात्रों द्वारा इसको ग्रहण करना, ये तो कॉमन प्रोसेस है। ज्ञान प्रसारण तो आप लोगों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हो सकता है और छात्र उसको ग्रैप्स कर सकते हैं, तो अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, रीडिंग बुक्स तो टीचिंग का के साथ रिलेटेड नहीं है, क्योंकि टीचिंग के लिए आपको कोई गाइड प्रोवाइड करने वाला, काउंसलिंग प्रोवाइड करने वाला बंदा होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। और शिक्षकों द्वारा ज्ञान का प्रसारण करना, ये तो बेसिक जो काम है टीचर का है।
लेकिन जो टीचर है मेनली क्या होता है, ये फैसिलिटेट करता है किसको, लर्निंग को, सीखने की सुविधा जो प्रोवाइड करता है। अगर टीचर होगा तो अच्छे से आप लोगों को टीच कर पाएगा, अच्छे से कंसेप्ट बता पाएगा, आपके कंसेप्ट क्लियर कर पाएगा। तो मेन जो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था वो था सीखने की सुविधा, और ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गांव में तनाव है और आप वहां शिक्षक है, आप क्या करेंगे? ये बहुत बार एचपीयू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट ही याद रख लेंगे। इसको जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यू विल ट्राई टू पैसिफाई देम, मतलब आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्योंकि अगर हम बाकी ऑप्शन देख लेते हैं, आप ग्राम प्रधान को सूचित करेंगे, जब तक सूचित करें हो सकता है ग्राम प्रधान ग्राम में होना, अगर सूचित भी कर दिया तो क्या पता समय पर पहुंच ना पाए, आप पुलिस को रिपोर्ट करेंगे। पुलिस के केस में भी सेम है कि वो समय पर ना पहुंच पाए, शायद हो सकता है। अप्रोप्रिएट है पुलिस वाला ऑप्शन भी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। आप उनसे दूरी बनाए रखेंगे, दूरी तो नहीं बना के रख सकते आप, आपको कुछ ना कुछ एक्शन करना होगा। क्योंकि एक टीचर जो होता है वो एक समाज का निर्माण करता है, तो हो सकता है आपकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी हो और आप अच्छे से उनको कन्विंस कर पाए और आपको माहौल को शांत कर सकें। आपके अंदर में ये विल पावर होनी चाहिए, आप उन्हें शांत करने की कोशिश करेंगे। एक टीचर का जो व्यक्तित्व होता है वो पूरी तरह से काम होता है, बिल्कुल शांत, जिसको हम बोलते हैं। तो उम्मीद है आप लोग इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस प्रश्न को भी काफ़ी डिटेल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं अपनी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नीचे कमेंट में भी बताइएगा कि आप लोगों को इस विषय पर और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्कूल से बाहर रहने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का अनिवार्य तत्व होना चाहिए। स्कूल से बाहर यानी जो क्लास बंक कर देते हैं, जो क्लासेस में नहीं आते या फेयर वगैरह में, या और भी जो स्कूल में नहीं आ रहे हैं, इच्छा नहीं कर रही उनको लग रहा है कि पढ़ना इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, तो उनके लिए क्या एक जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, क्या तत्व होना चाहिए? ऑप्शन ए है साक्षरता दक्षता, मतलब उनकी जो लिटरेसी एबिलिटी है, और जीवन कौशल, संख्यात्मक दक्षता और व्यावसायिक दक्षता। तो इसमें कौन सा तत्व जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्यावसायिक दक्षता। व्यावसायिक दक्षता मतलब उन्हें एक स्किलफुल लाइफ की तरफ ले जाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि कैसे क्या होता है, जैसे कि कुछ भी उन्हें स्किल सिखाई जा सकती है और इम्प्रूव किया जा सकता है, उनकी अर्निंग रिसोर्सेज बढ़ाए जा सकते हैं, जिससे ताकि उनकी लाइफ भविष्य में अच्छी बने, वो अर्निंग कर पाए और अपने आप को जो सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट कर पाए। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की अधिगम से संबंधित समस्याओं का सर्वोत्तम उपाय है, मतलब कि द बेस्ट रेमेडी, उपचार क्या है, ऑफ स्टूडेंट्स प्रॉब्लम रिलेटेड विद लर्निंग, लर्निंग से जो स्टूडेंट्स के वो उपचार क्या है? तो ऑप्शन ए है कड़ी मेहनत के लिए सुझाव, मतलब बच्चों को आपको बोलना चाहिए कि ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा मेहनत करो। पुस्तकालय में पर्यवेक्षित अध्ययन, मतलब कि आप लोगों को बताना चाहिए कि सुपरवाइज स्टडी इन लाइब्रेरी, देखना चाहिए कि वो पढ़ रहे हैं सही से कि नहीं। सुजेशन फॉर प्राइवेट ट्यूशन, उन्हें प्राइवेट ट्यूशन, निजी ट्यूशन जो देते हैं आप लोग छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने या पढ़ते भी है बच्चे, उसके लिए सुझाव देना चाहिए कि एक्स्ट्रा वो नॉलेज गेन कर पाए। नैदानिक शिक्षण, डायग्नोस्टिक टीचिंग, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डायग्नोस्टिक टीचिंग। इसका डायग्नोस्टिक टीचिंग इसका अप्रोप्रिएट आंसर ये है, इसलिए है क्योंकि जब बच्चा पढ़ने जाता है तो आप लोगों को, जैसे आप बीमार होते हैं तो आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपको डायग्नोज करता है, आपसे पूछता है कि आपको क्या हुआ है, आप बोलेंगे उल्टियाँ लगी है या पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, नींद नहीं आ रही है, समथिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो डॉक्टर आप लोगों को दवाइयाँ देता है। उसी प्रकार बच्चे को भी डायग्नोज करना चाहिए कि बच्चा कहाँ कमज़ोर है, कहाँ स्ट्रांग है, कौन सा विषय पर इसको ज़्यादा जोर देना चाहिए, कहाँ से इसको पढ़ाना चाहिए, किस तरह से इस जो नॉलेज को गेन कर पाएगा, किस तरह से अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाएगा, समझ पाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को भी। तो क्या करना चाहिए? डायग्नोस्टिक टीचिंग करनी चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे कि आपके FA1 FA2 जो होते हैं, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है, वो भी डायग्नोज करने का ही काम करती है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी डिटेल में बता दिया है। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोई छात्र आपसे अपने पते पर डाक लेने का अनुरोध करती है, छात्रा जो है वो डाक अपने पते पर डाक लेने का अनुरोध करती है, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? आप अनुमति नहीं देंगे क्योंकि ये आपके अपने सिद्धांतों के खिलाफ है, अपने प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। आप उसे कभी भी बेईमानी से संदेह करने की अनुमति नहीं देंगे। एक शिक्षक के रूप में आप उसे अनुमति देंगे।
आप उसे अनुमति देंगे क्योंकि आप उसके संपर्क में आ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है एज ए टीचर यू विल अलो हर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एज ए टीचर आप उसे अलो करेंगे इस बात के लिए। आपके व्यक्तित्व के अकॉर्डिंग ये आंसर है। मैंने पहले ही कहा था आपको एक टीचर एटीट्यूड के साथ में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपने आप को टीचर मानना है। आपके सामने एक इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट करनी है कि हाँ मैं टीचर हूँ और एक छात्रा जो मेरे से अपने पते पर जो है एक डाक लेने का अनुरोध कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर था ये था एज ए टीचर यू विल अलो हर। 40 क्वेश्चन का ये पोर्शन आता है, काफ़ी बड़ा पोर्शन है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा इस बार के HP बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन भी है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी का पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो पर तो बुनियादी डोंट वरी डाल दूंगा। बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है। जो आज का आखिरी प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा योजना का उद्देश्य है, मतलब कि जो द बेसिक एजुकेशन का स्कीम जो है इसका मेन पर्पज़ क्या है। प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, ऑप्शन बी है शिक्षा को व्यावसायिक बनाने के लिए, और ऑप्शन सी है शिक्षा के लिए व्यक्तियों की बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य बनाने के लिए। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो है ऑप्शन सी, टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन टू एजुकेशन। टू फुलफिल बेसिक नीड ऑफ पर्सन टू एजुकेशन, शिक्षा के लिए व्यक्तियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना जो है इसका जो मेन बेसिक एजुकेशन स्कीम का मेन पर्पज़ है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये हमारा आखिरी प्रश्न था। बाकी के प्रश्न हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रेजेंस को जरूर शो करिए। थैंक यू सो मच।